नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग यूनिट 8 कंप्लीट कर लेते हैं और आज आपका डीएलएड यहां पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोग 7 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसमें आपको इसका थ्योरी भी दे दिया गया है और इसका आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 8 का पूरा थ्योरी भी यहाँ पर मिल जाएगा और उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं। और क्या क्या यूनिट 8 में दोस्तों आपको पढ़ना है ये आपको सबसे पहले देख लेते हैं और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी आज हम इसका करवा देते हैं। जितने क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है अगर इतना भी अगर यूनिट 8 से कंप्लीट रखते हैं और इसके अलावे जो नोट्स दिया जाएगा उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपका जो क्लास होता है वो डेली रात में 9 बजे से होता है और ग्रुप में आपको सभी नोट्स PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी तक हमारे ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों 351 का चार्ज है और जो 351 पेमेंट किए हैं उनको सभी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको 351 पेमेंट करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां पर सभी नोट्स PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डीएलएड, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ये सभी चीज़ों का आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कैरियर परिवार ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, तो आप करिए टेलीग्राम में जा करके कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहता है, जहाँ से आपकी तैयारी होते रहेगी। आज हम लोग यूनिट 8 कंप्लीट करेंगे दोस्तों और कल से आपका देखिए मैथ का क्लास छूटा हुआ है बहुत दिन से, तो मैथ का भी हम कंप्लीट करवाएंगे और जो आपका साइंस जो सेक्शन है उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे और भी आपका आगे की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, डेली वाइज डेली आपको 9 बजे से जो क्लास होता है वो आपको चलते रहेगा। ठीक है, और देखिए यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, तो मेन रूप से इसमें NCF पढ़ना है आपको, है ना। NCF 2005 के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 प्रश्न आपको फिक्स है कि पूछेगा ही NCF से। और BCF यानी कि बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क आपको, और NCF होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये BCF 2008 से भी आपको एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका भी आपको यहाँ से थ्योरी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो बिहार करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, बिहार पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2008, इसके संदर्भ में विज्ञान के बारे में, है ना, और इसके संदर्भ में पर्यावरण के बारे में, गणित के बारे में, भाषा के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में, है ना, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको थ्योरी के रूप में आपको दिया गया है। आप इसको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहीं से आपको कुछ कुछ प्रश्न आपको बनेगा, इसका जो मेन प्रश्न है वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या क्या इसमें आपको पूछने वाला है। ठीक है, चलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ पर करवा दिया जा रहा है। आज का जो पहला सवाल है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005। देखिए सबसे पहले NCF का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ना, याद रखिएगा NCF 2005। और कह रहा है क्वेश्चन है कि NCF जो 2005 है इसकी अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS यानी कि जो पर्यावरण विज्ञान है ना, तो उसके शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों। EVS का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए NCF 2005 के अनुसार। ऑप्शन दिया गया है कि विषय की मूल आवश्यकताओं की समझ विकसित करना, या फिर विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, या फिर कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब आप लोग सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा लाइव चैट में। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर। EVS पढ़ने के लिए आपको घर में बैठ कर के EVS आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं, पर्यावरण से आप जुड़ते हैं,
है ना, तभी आप ईवीएस को सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा है कि कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों ईवीएस का। ठीक है, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ना स्कूल के बाहरी जीवन से। चलिए, तो पहला का आंसर हो गया सी नंबर। दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान के ध्येय होते हैं। बताइए विज्ञान के क्या ध्येय होते हैं, क्या क्या होते हैं। ऑप्शन दिया गया, घटनाओं या घटकों को समझना, या फिर घटनाओं पर नियंत्रण करना, या फिर घटनाओं का पूर्वानुमान, या फिर इनमें से सभी। देखिए, तो विज्ञान का ध्येय यही है कि घटनाओं का पूर्वानुमान करना, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पर सी निकल के आ जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्न के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। किसके अनुसार दोस्तों, मतलब कि ये कथन किसका है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये जो कथन है वो है E.J. रॉस का, यानी कि रॉस महोदय का ये कथन है। ठीक है, रॉस महोदय का ये कथन है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। ठीक है, एक बाहरी शक्ति है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मानव की विभिन्नता में उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। तो मानव की विभिन्नता में उनके किसके योगदान का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन है मूल्यों के योगदान का, या कर्तव्यों के योगदान का, या फिर सोचनात्मक का, इनमें से कोई नहीं। 4 का क्या हो जाएगा, तो मानव के विभिन्नता में उनके मूल्यों के योगदान का सम्मान करना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि विद्यालयी परिवेश में अनेक पाई जाती है। तो विद्यालयी परिवेश में अनेक क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, या कर्तव्यता, या निष्ठता, या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 का क्या हो जाएगा, देखिए विद्यालय परिवेश में ना अनेक विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। वीडियो को सभी लोग थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर है 6 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी गतिविधियां ज़्यादा उपयोगी है। जी हाँ, और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको पूछेगा ही। ईवीएस आपको एनसीएफ से एक क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर है कि आपको पूछेगा एनसीएफ से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी गतिविधियाँ ज़्यादा उपयोगी है, बाह्य शालेय गतिविधियाँ या अंतः शालेय गतिविधियाँ, अंतः तो आपका होगा ही नहीं, सामूहिक गतिविधियाँ या खेल गतिविधियाँ, क्या होगा। तो अभी आपको बताए थे कि पर्यावरण के अध्ययन के लिए बाह्य गतिविधियाँ होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। अगला सवाल है 7 नंबर की पत्तियों के विन्यास को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, पत्तियों के विन्यास को क्या कहते हैं। नाड़ी विन्यास, रेखा विन्यास, पत्ती संरचना, या पत्र विन्यास, क्या होगा। तो पत्तियों के विन्यास को कहते हैं नाड़ी विन्यास दोस्तों, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8 है आपका। 8वां प्रश्न कह रहा है कि आकलन मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। बताइए, आकलन मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है आकलन मूल्यांकन की। सरल प्रक्रिया है, या निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है, या फिर सकारात्मक प्रक्रिया है, या फिर निषेधात्मक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है आकलन दोस्तों मूल्यांकन की। तो आंसर हो जाएगा निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, निर्णयात्मक एवं व्यापक दोनों हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 कि शिक्षक की सबसे कमजोर विधि कौन सी है। बताइए, शिक्षक की सबसे कमजोर विधि पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि, क्या होगा। तो शिक्षण की जो सबसे कमजोर विधि है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये सबसे कमजोर विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। कह रहा है कि व्यवहारिक कार्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। व्यवहारिक कार्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है सिद्धांत पर जोर कम करना, या फिर छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना,
सी है छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर में मदद करना या छात्रों को साल भर रखना। क्या होगा? व्यवहारिक कार्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी होगा आपका, छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि बच्चे दुनिया में भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? बताइए, बच्चे जो हैं दुनिया में भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो माता पिता से करते हैं, बिल्कुल सही है। परिवार से भी करते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षक से भी करते हैं, ये भी ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर आपका। प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। प्रभावी अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य हैं? आंसर क्या होगा? बताइए, प्रभावी अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है प्रोजेक्ट की दृष्टि से, समायोजन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, या कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा 12 का प्रभावी अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है वो प्रोजेक्ट प्रयोजन के दृष्टि से है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 12 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, है ना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है एनसीएफ का फुल फॉर्म, क्योंकि एक आप फुल फॉर्म आपको जरूर पूछा जाएगा। यूनिट 8 तक मैंने लगभग अभी तक 40 से 50 आपको फुल फॉर्म बता दिए होंगे, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 8वां यूनिट अगर देखे होंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारा आपको फुल फॉर्म दिया गया, जैसे कि एनसीईआरटी का, एनसीटीई का, है ना, यूजीसी का, बहुत सारा आपको आप देखिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे बीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा आपका। हिंदी में दिया हुआ है तो बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, बीसीएफ का फुल फॉर्म, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है आपको? ऑप्शन है पढ़ने के लिए, या विचार करने के लिए, या बढ़ने के लिए है, विचार करने के लिए, या पढ़ने के लिए, या खेल के लिए। तो पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है वो मेन पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है कि नहीं? बढ़ने के लिए थोड़ी, विचार करने के लिए थोड़ी किया जाता है, खेल के लिए थोड़ी किया जाता है, पढ़ने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक प्रश्न है यहाँ पर, फुल फॉर्म भरना है, फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। आपको कह रहा है कि एक आउटपुट युक्ति है। हाँ अच्छा, आउटपुट मतलब आउटपुट युक्ति कौन सी है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। आपका कह रहा है कि जिसका उपयोग कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की छवियां और टेक्स्ट को एक मुद्रित पृष्ठ पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए, आउटपुट और इनपुट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आउटपुट कौन सा है निम्नलिखित में से और इनपुट कौन सा है निम्नलिखित में से। जैसे कि कीबोर्ड तो देखिए है ना आपको, तो कीबोर्ड जो है ना वो इनपुट में आता है, ठीक है। कीबोर्ड किस में आएगा? और जो नोट्स पीछे आपको दिया गया है उसमें आपको सारा चीज़ में डिटेल से बता दिया गया, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आउटपुट, इनपुट, दृश्य, श्रव्य, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम्पल काफ़ी वहाँ पर दिया हुआ है। तो इनपुट याद रखिएगा और आउटपुट भी याद रखिएगा। जैसे कि जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा आपका प्रिंटर, है ना। जो प्रिंटर होता है उसमें से क्या होता है? तो प्रिंटर में से निकलता है प्रिंट होकर के, तो वो क्या निकला? बाहर निकला ना, तो वो हो जाएगा आपको आउटपुट, है ना। वो बाहर जैसे ही कोई भी चीज़ निकलता है उससे तो हो जाता है आउटपुट। और कीबोर्ड में हमको कुछ इन करना रहता है, कीबोर्ड से तो कुछ निकलता नहीं है, कुछ हम उसमें डालते हैं यानी कि इन करते हैं, तो वो हो जाएगा इनपुट आपका, ठीक है। माउस जो होता है वो भी इनपुट में आता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वो आपको एग्जाम्पल में सारा चीज़ आपको नोट्स में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है। जी हाँ, भाषा जो है विकास की प्रारंभिक अवस्था है। तो इसमें क्या किया जाता है? बोलने की तैयारी की जाती है, या आकलन शक्ति का विकास होता है, या शब्द शक्ति का विकास, या फिर वाक्य निर्माण शक्ति का विकास? क्या होगा? देखिए, भाषा तो विकास की प्रारंभिक अवस्था है और इसमें बोलने की तैयारी की जाती है, ठीक है। इसमें बोलने की तैयारी की जाती है और आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणित का जीवन के हर पहलू में अनुप्रयोग है। बताइए, गणित का जो है जीवन के हर पहलू में अनुप्रयोग है। हर पहलू में
कौन सा अनुप्रयोग है दोस्तों, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको यहाँ पर भरना है। क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन है व्यवहारिक और शिक्षण, आध्यात्मिक और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो गणित जो है ना ये जीवन के हर पहलू में व्यवहारिक अनुप्रयोग है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर की, गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति क्या है, अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है या कोई नहीं है। क्या हो जाएगा, तो गणित की जो प्रकृति है वो क्या है, आंसर हो जाएगा तार्किक है ना। गणित क्या होता है, तार्किक होता है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर, कह रहा है कि गणित जो है ये पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है। गणित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है महत्वाकांक्षी या फिर सुसंगत या फिर महत्वपूर्ण शिक्षण, गणित शिक्षण या फिर इनमें से कोई, इनमें से सभी। क्या होगा, तो जो गणित है दोस्तों ये पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा। एक महत्वाकांक्षी भी है, सुसंगत भी है और महत्वपूर्ण गणित शिक्षण भी है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला सवाल है आपका 21 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि बिहार में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत 22.28 की तुलना में कितना प्रतिशत है। देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको रहने देता हूँ क्योंकि ये डाटा आपको यहाँ पर गलत दिया गया है ना, इसको आपको अलग से गूगल करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से रहने देता हूँ क्योंकि ये डाटा चेंज हो गया अभी वर्तमान समय में। ठीक है, इसको आप गूगल से भी देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा इसका प्रश्न। अगला सवाल है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि NCERT के द्वारा प्रकाशित गणितीय आधार पत्र 2006 के मुताबिक विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताना है कि NCERT इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है NCERT का फुल फॉर्म। याद है तो ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि NCERT का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। डाइट का भी देखिए आपको पूछ सकता है, डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है ना। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है, BACB का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब आपको जो नोट्स दिया गया था उसमें सारा चीज़ लिखा गया है, वहाँ से आप ज़रूर उसको एक दो बार पढ़ते रहिएगा, वहाँ से आपको सारा पता चलते चलेगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा था कि NCERT के द्वारा प्रकाशित गणितीय आधार पत्र 2006 के मुताबिक विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, बिल्कुल सही है। बच्चों की सोच परिवर्तन करना ये नहीं है, बच्चों को समझना और इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि विद्यालयों में गणित का जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है वो बच्चों की सोच का क्या करना है, गणितीयकरण करना है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर, कह रहा है कि कक्षा 1 है ना, कक्षा 1 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किसके द्वारा विकसित और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए बिहार की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार के लिए जो तैयार किया जाता है पाठ्य पुस्तक वो SCERT के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों, है ना, SCERT। और इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पिछले क्लास में बताया गया था। ठीक है, यूनिट 6 में लगता है SCERT NCERT के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझाया गया था। ठीक है, तो SCERT ही तैयार करेगा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में संख्या की भूमिका है। बताइए प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में कौन सी संख्या का भूमिका है दोस्तों, केंद्रीय, अपकेंद्रीय या फिर अपवर्तनी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूमिका है आपका। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समूहीकरण क्या होता है। बताइए समूहीकरण क्या होता है, गुणों के आधार पर साथ या गुणों के आधार पर अलग या न साथ न अलग न इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा। समूहीकरण का अर्थ होता है गुणों के आधार पर साथ होना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार माध्यम की विशेषता है। दोस्तों बताइए जनसंचार माध्यम की क्या विशेषता है। जनसंचार के माध्यम के बारे में भी आपको यूनिट 7 में पढ़ना है, NCF के बारे में पढ़ना है, और आपको जो दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है उसके बारे में पढ़ना है ना, ऑडियो विजुअल, है ना। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार माध्यम की क्या विशेषता है। ऑप्शन है कि एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, कुछ ठीक लग रहा है ऑप्शन।
अगला है कि विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण या एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, ये तो गलत है। विभिन्न कार्यों में एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, ये भी गलत है। 26 का आंसर क्या होगा? तो मतलब कि जनसंचार में क्या होता है, हम एक ही साथ बहुत सारे लाखों लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, तो संप्रेषण कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ हम संप्रेषण कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 27 नंबर, निम्न में से कौन सा साधन जनसंचार साधनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? यानी कि जनसंचार के साधन में नहीं है तो नहीं है, तो इसको गोल घेरा पहले मार दीजिएगा, ठीक है। तो जनसंचार में कौन सा नहीं आता है? स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म प्रोजेक्टर, अभ्यास पुस्तिका, शैक्षिक दूरदर्शन या शैक्षिक रेडियो, है ना। तो जनसंचार साधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो देखिए अभ्यास पुस्तिका को इसमें क्यों रखेंगे, है कि नहीं? अभ्यास पुस्तिका को इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जनसंचार के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 27 का। अगला सवाल है 28 नंबर, प्रश्न है कि शैक्षिक माध्यम के चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक क्या है? बताइए, शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया है प्राण्य उद्देश्यों का ध्यान रखना, या माध्यम की उपलब्धता का ध्यान रखना, या फिर छात्रों के स्तर का ध्यान रखना, या कक्षा के आकार का ध्यान रखना। तो शैक्षिक माध्यम के चयन करने के लिए माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक जो आवश्यक है वो है प्राण्य उद्देश्यों का ध्यान रखना, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर, कह रहा है कि साइट का एक लक्ष्य था। साइट का एक लक्ष्य क्या था? बताइए। साइट आना था शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, या शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना, या शिक्षा के सरकारी प्रभाव को कम करना, या शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। तो साइट का जो मुख्य लक्ष्य है वो शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना, ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। अगला है 30 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता किस में होती है? दोस्तों बताइए, प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता किस में होती है? ऑप्शन है दूरदर्शन, कैमरा, प्रोजेक्टर या फिर इनमें से सभी। देखिए प्रक्षेपण पटल का जो बात है तो इसमें दूरदर्शन नहीं होगा, कैमरा भी नहीं होगा, प्रोजेक्टर होगा इसमें। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? बहुत अच्छा है, बताइए ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर में, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर एपीडियस्कोप में होता है। कहाँ होता है ट्रांसपेरेंसी का उपयोग? आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर में होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता है। बताइए ऑनलाइन चर्चा मंच में किसका प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों ब्लॉग, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, पुस्तकें या फिर ई पत्रिकाएँ। तो ऑनलाइन चर्चा की बात कर रहा है तो इसमें ब्लॉग तो आपका होगा ही, है कि नहीं? जो ब्लॉग का मतलब हिंदी क्या होता है? चिट्ठा, है ना। तो ब्लॉग इसमें तो आएगा ही, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय भी आ जाएगा, ई पत्रिकाएँ भी आ जाएगा, पुस्तकें इसमें नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है 33 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा विकासवाद का उदाहरण है? बताइए स्वतंत्रता के बाद कह रहा है दोस्तों भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा विकासवाद उदाहरण है? ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए कह रहा है तो 33 का आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा दोस्तों, है ना। दूरस्थ शिक्षा अभी काफ़ी चर्चा में भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा जिसको कहा जाता है दूर शिक्षा निदेशालय यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। अगला प्रश्न है 34 नंबर की इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए इग्नू के द्वारा शुरू किया गया है। इग्नू का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, है ना, IGNU। इग्नू का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको पूछ सकता है। तो इसका शैक्षिक चैनल एक शुरू किया गया इग्नू के द्वारा, तो वो कौन सा शुरू किया गया? ऑप्शन है व्यास, एकलव्य, ज्ञान दर्शन या विद्या दर्शन। 34 का हो जाएगा ज्ञान दर्शन दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुत अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शिक्षा प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? बताइए शिक्षा प्रौद्योगिकी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है कि यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है,
या फिर यह शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, या फिर यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी की कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया है, तो नहीं क्या होगा, क्या यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ऑप्शन गलत ऑप्शन है, तो आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 36 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षा में आईसीटी का जो उपयोग किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों को आकर्षित करना, या शिक्षक को रोचक बनाना, या अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना, या शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना। क्या होगा? तो शिक्षा में आईसीटी का जो उपयोग का उद्देश्य है वो हो जाएगा दोस्तों आपका कि अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना, यानी कि आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर, आईसीटी का उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है ना। आईसीटी से भी एक प्रश्न पूछ सकता है, आईसीटी का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, ठीक है, बिल्कुल सही। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ए भी सही है दोस्तों, यहाँ पर बी भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों आईसीटी का उद्देश्य ध्यान रखना है। अगला है 38 नंबर प्रश्न। 38 कह रहा है कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आविष्कारशील सोच के लिए भविष्य के कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन यहाँ भी पूछ दिया, यानी कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आविष्कारशील सोच के लिए भविष्य के कार्यस्थल में कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है अनुकूलन क्षमता, जिम्मेदारी, जिज्ञासा और चयनात्मक जोखिम खेल। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जिम्मेदारी इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। और अगला सवाल है 39 नंबर, प्रश्न है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण क्या है? बताइए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का दोस्तों इष्टतम रूप में उपयोग न किए जाने का एक कारण क्या है? तो ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त विकास, समाज में स्वीकृति, शिक्षक का व्यवहार, या छात्र की रुचि। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि शिक्षक का व्यवहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 39 प्रश्न था यहाँ पर टोटल आपका, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 39 यूनिट 8 से, और इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। आप इसको टेस्ट के रूप में भी दीजिएगा और देखिएगा कि कितना आपका सही होता है। ठीक है, और इसका आपको जो नोट्स दिया गया था उसको आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में हमारे, और ये जो नंबर है हमारा ग्रुप का नंबर है, तो आप इसमें 351 पेमेंट करके आप इसमें जुड़ जाइए, आपको सभी PDF मिल जाएगा। पीछे वाला जितना क्लास हुआ है वो सभी मिल जाएगा, है कि नहीं? पीछे आपका 85-86 आपका जो टेस्ट हुआ था DLED का, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, वो भी मिल जाएगा, और आगे भी क्लास आपका होगा अभी निरंतर। ठीक है, तो वो भी आपको मिलते रहेगा, है ना। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो एग्ज़ाम आप लोग का अब लगता है नवंबर और दिसंबर में ही हो सकता है, क्यों? अब देखिए थोड़ा सा आप लोग रेगुलरिटी नहीं है, और आप लोग वीडियो को डेली देखिए, है ना। एक दिन देखने से नहीं होगा, अगर देखना है तो अच्छे से तैयारी कीजिए और डेली उसको तैयारी कीजिए। ठीक है, डेली जो 9 बजे से क्लास होती है तो उसमें डेली आप लोग वहाँ पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो पेमेंट करना है दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से आप, या फिर पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर, और इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, जो लोग अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स जिनको भी चाहिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ आज, और फिर कल मिलूँगा इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।